हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कृषि आय के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का कि आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत कृषि आय को आयकर से मुक्त किया गया है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, मान लीजिए आपके कोई कृषि भूमि है और गत वर्ष में आपने उसका हस्तांतरण किया है अथवा सरकार के द्वारा उसका अधिग्रहण किया गया है, तो उस केस में आपको जो इनकम आती है या आपको जो क्षतिपूर्ति की राशि मिली है उसको एग्रीकल्चर इनकम या कृषि आय नहीं माना जाएगा। और जब आप उसको कृषि आय नहीं मानेंगे तो आपको उसके ऊपर कर देना होगा। इसी प्रकार आपकी कोई कृषि भूमि है, विगत वर्षों में वो आपके कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में आ रही थी, लेकिन गत वर्ष में इसका कृषि कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करके किसी अदर पर्पज़ के लिए अगर यूज़ किया गया है तो उस भूमि से आपको जो आय होगी उसको भी कृषि आय नहीं माना जाएगा। अब हम देखते हैं आयकर अधिनियम में इसकी क्या परिभाषा दी गई है। तो आयकर अधिनियम की धारा 2(1)(a) में कृषि आय को परिभाषित किया गया है। उस धारा की आपको पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। तो क्या होना चाहिए, वो जो भूमि है कौन सी जिसकी हम बात कर रहे हैं कृषि कार्यों के लिए, तो उससे आपको किराया या राजस्व प्राप्त हुआ है विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया, जो कि भारत में स्थित है एवं जिसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है। मतलब 3 कंडीशन है कि ज़मीन भारत में स्थित है, उसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए जा रहा है और उससे आपको कोई रेंट और रेवेन्यू प्राप्त हुई है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो वो उपरोक्त भूमि है उस पर निम्नलिखित क्रियाएं की जा रही है। कौन सी क्रिया की जा रही है, या तो उस पर कोई एग्रीकल्चर वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, कृषि कार्य। अब कृषि कार्यों को हम 2 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य क्या होते हैं, प्राथमिक कार्य होते हैं जैसे भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना इत्यादि, जो कि जमीन से पौधे के बाहर निकलने से पूर्व किए जाते हैं। जबकि सहायक कार्य वे कार्य होते हैं तो जमीन से पौधे निकलने के बाद में किए जाते हैं, जैसे गुड़ाई, निराई, सिंचाई, फसल कटाई इत्यादि। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस परिभाषा के अनुसार यदि प्राथमिक कार्य संपन्न किए जा रहे हैं तो ही उसे कृषि आय माना जाएगा। यदि केवल सहायक कार्य संपन्न किए जा रहे हैं तो उसे कृषि आय नहीं माना जाएगा। फिर दूसरी चीज़ है कि कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने जाने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया, परफॉर्मिंग द प्रोसेस टू रेंडर द प्रोडक्ट फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। अर्थात प्रोडक्ट को आप विक्रय योग्य बना रहे हैं, उसके लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस केस में उसको क्या माना जाएगा, कृषि आय माना जाएगा। तीसरा, ऐसी कृषि उपज की बाजार में बिक्री से आय। ध्यान देने योग्य बात है कि ये प्रक्रिया जो है वो किसान के द्वारा ही संपन्न की जानी चाहिए। मान लीजिए किसी किसान ने फसल उगाई और उसने किसी भी व्यक्ति को बेच दी, उस व्यक्ति के द्वारा अगर इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उसे हम ये नहीं मानेंगे कि उसके द्वारा कृषि आय उत्पन्न हुई है, उसको हम उसकी बिजनेस इनकम मानेंगे। अब तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है इस संबंध में, ये देखनी है कि फार्म हाउस से प्राप्त आय। अब फार्म हाउस क्या है, मान लीजिए कोई आपकी कृषि भूमि है या कृषि भूमि से लगी हुई कोई ज़मीन है, उस ज़मीन से या उस कृषि भूमि से की आवश्यकता है किसान को किस चीज़ के लिए, आवासीय भवन के रूप में अथवा भंडार गृह के रूप में या किसी अदर आउटर बिल्डिंग के रूप में उसकी ज़रूरत है। और वो जो भवन है वो कृषि भूमि पर स्थित होना चाहिए या उसके साथ लगी हुई ज़मीन पर स्थित होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है, उस भूमि पर सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई लगान अथवा कर वसूल किया जाता हो। द लैंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू। ठीक है, कि उस भूमि के संबंध में कोई लगान वसूल किया जा रहा है। तो यदि ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो ऐसी स्थिति में वो जो बिल्डिंग है उससे होने वाली आय उसको क्या माना जाएगा, कृषि आय माना जाएगा। अब आप ये देखिए, वैसे धारा 22 के अनुसार यदि आपके पास में कोई बिल्डिंग है तो उसको क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में उससे होने वाली आय उसमें टैक्सेबल होती है। लेकिन यहाँ क्योंकि धारा 2(1)(a) में कह दिया है कि इन कंडीशन को पूरा करने पर उसे कृषि परियोजना के लिए प्रयुक्त भवन माना जाएगा और उसको कृषि आय नहीं माना जाएगा, और परिणाम स्वरूप यह धारा 10(1) के अंतर्गत कर मुक्त होगी। अब चौथी चीज़ हमें ये देखनी है कि जिस लैंड की बात हम कर रहे हैं उसको कृषि भूमि के रूप में माना जाना चाहिए। अब कृषि भूमि के रूप में कब माना जाएगा, तो कृषि भूमि के रूप में मानने के लिए हम उस क्षेत्र की पॉपुलेशन या जनसंख्या को आधार बनाएंगे। तो यदि वह भूमि जो कि कृषि कार्यों के लिए प्रयोग आ रही है और वो ऐसे गांव में स्थित है जिसकी की जनसंख्या 10,000 से कम है तो उसको कृषि भूमि माना जाएगा।
ठीक है। अब मान लीजिए वहाँ की जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? तो यदि जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख तक है, तो हम ये देखेंगे कि उस जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, नगर निगम है या सैनिक छावनी है, उसकी जो लोकल लिमिट या स्थानीय सत्ता है, यदि उसके 2 किलोमीटर के भीतर स्थित है, जब तो वह शहरी भूमि होगी और उसको कृषि भूमि नहीं माना जाएगा। और यदि वो 2 किलोमीटर के बाहर स्थित है, तो उस केस में उसको कृषि भूमि माना जाएगा। इसी प्रकार यदि जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख तक है, तो हम ये देखेंगे उस नगर निगम या सैनिक छावनी की स्थानीय परिधि के 6 किलोमीटर तक। तो अगर 6 किलोमीटर के अंदर है तो वह शहरी क्षेत्र होगा, इसलिए उसमें स्थित भूमि को कृषि भूमि नहीं माना जाएगा। 6 किलोमीटर के बाहर स्थित है तो उसको कृषि भूमि माना जाएगा। यदि जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है तो ये उपरोक्त जो 2 और 6 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं वो सीमा बढ़कर 8 किलोमीटर तक हो जाएगी, अर्थात उस नगर निगम या सैनिक छावनी के अधिकार क्षेत्र या लोकल लिमिट्स के 8 किलोमीटर के भीतर है तो शहरी क्षेत्र है, और 8 किलोमीटर के बाहर है तो शहरी क्षेत्र नहीं होगा। और इस केस में वहाँ पर स्थित भूमि को आप कृषि भूमि मान सकते हैं यदि वो उपयुक्त प्रयोजनों के लिए प्रयोग में की जा रही है। इसी प्रकार ये ध्यान रखना है कि ये जो जनसंख्या का हमने अध्ययन किया है, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा, और किलोमीटर कितना स्थानीय क्षेत्र नगर निगम या सैनिक छावनी के स्थानीय क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र से 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये उस भवन के संबंध में भी लागू होगा जो कि अभी हमने उपरोक्त अध्ययन किया था, जो कि कृषि परियोजना के लिए आवासीय भवन के रूप में या अन्य भंडार गृह के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये देखना है नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर इनकम। तो निम्नलिखित आयों को भी कृषि आय समझा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण है, सेल्फ जनरेटेड ग्रास फॉर केटल्स, पशुओं के चरने के लिए यदि अपने आप ही कोई घास उग जाती है तो उसको क्या माना जाएगा? कृषि आय माना जाएगा। इसी प्रकार आपके जंगल है, उनको अगर किराए पे देने से आय हो रही है उनको कृषि आय माना जाएगा। फल अथवा फूलों की खेती से होने वाली आय तो भी कृषि आय माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट अध्ययन करती है तो कृषि आय हो गई। अब हम देखते हैं कि अंशतः कृषि आय क्या होती है। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, अंशतः कृषि आय। मान लीजिए करदाता कोई व्यवसाय कर रहा है, तो ये देखा जाएगा कि वो जो कृषि का व्यवसाय कर रहा है वो किस चीज़ का कर रहा है। तो मैंने बताया था इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रूल 1962 बने हुए हैं, उसके 4 नियमों का हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं रूल 8, नियम 8। ये किससे संबंधित है? ये चाय के उत्पादन से संबंधित है। इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ टी, चाय के उत्पादन से आय। तो हम ये देखेंगे कि करदाता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है चाय के उत्पादन के संबंध में, वो क्या क्या कार्य उसके द्वारा किए जा रहे हैं। सबसे पहला है कल्टीवेशन ऑफ टी लीव्स। क्या कर रहा है? वो चाय के पौधों को उगा रहा है। एंड सेलिंग प्रोडक्ट इन द रॉ शेप ओनली, और जैसा उसने उगाया टी लीव्स, चाय की पत्तियां उगाई, उसको रो शेप में ही उसने उसको बेच दिया, कोई भी उसने उसके ऊपर कोई प्रक्रियांकन का कार्य नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में उसको होने वाली आय 100%, पूरी 100% कृषि आय मानी जाएगी। अब दूसरी चीज़, उसने उसको क्या नाम है, चाय की पत्तियों को उगाया और उसके बाद में उसने उस पर क्या किया, उसके ऊपर उसने प्रक्रिया भी की चाय की पत्तियों पे। तो उसको 2 भागों में बांटा जाएगा। 60% आय कृषि आय होगी और 40% आय बिजनेस आय होगी। तीसरी चीज़, मान लीजिए कोई व्यक्ति चाय की पत्तियों को उगाता नहीं है, केवल वो उनके ऊपर प्रोसेसिंग का कार्य करता है और उन्हें विक्रय योग्य बनाता है। तो उस केस में जो उसको इनकम होगी वो 100% उसकी बिजनेस इनकम होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति केवल सहायक कार्य कर रहा है, प्राथमिक कार्य नहीं कर रहा है, तो उससे होने वाली आय उसकी कृषि आय नहीं समझी जाती है। अब हम देखते हैं रूल 7A। रूल 7A किससे संबंधित है? ये रबड़ के उत्पादन से संबंधित है। इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ रबड़, तो रबड़ के उत्पादन से आय। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, आय को 2 भागों में बांटा जाएगा। 65% आय आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी और 35% आय आपकी बिजनेस इनकम होगी। अब हम देखें रूल 7B। रूल 7B किससे संबंधित है? ये कॉफ़ी के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी। तो अब ये देखते हैं कि करदाता क्या कार्य कर रहा है। तो यदि जो इनकम हो रही है करदाता को, किससे हो रही है? डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया। कॉफ़ी के उत्पादन में क्या कर रहा है? कॉफ़ी के पौधे उगा रहा है और उसके बाद में उनका कॉफ़ी का शुद्धिकरण करके बेच रहा है। तो उस होने वाली आय को 2 भागों में बांटा जाएगा। 75% आय एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, 25% आय
बिजनेस इनकम कहलाएगी। अब मान लीजिए जो करदाता है कॉफ़ी को उगा भी रहा है, उसका शुद्धिकरण भी कर रहा है, उसको भूनकर उसमें कोई खुशबू वाला पदार्थ मिलाकर उसको बेच रहा है, मतलब अदर प्रोसेसिंग भी कर रहा है, ग्राउंड भी कर रहा है, क्योर्ड भी कर रहा है, रोस्टेड भी कर रहा है, ग्राउंडेड कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में उससे होने वाली आय को उसको दो भागों में बांटा जाएगा। 60% आय तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम या कृषि आय कहलाएगी, और 40% आय उसकी व्यवसायिक आय या बिजनेस इनकम कहलाएगी। अब हम लास्ट रूल देखते हैं इसका, रूल 7, नियम 7। नियम 7 क्या कहता है कि उपरोक्त तीनों को छोड़कर, हम किनको, चाय के लिए अलग से नियम पढ़ लिए, रबर के लिए पढ़ लिए, कॉफ़ी के लिए पढ़ लिए। अब उसके बाद में अगर कोई अन्य किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, उगाया जा रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है, और उसको करदाता स्वयं अपनी किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो कृषि कार्य भी कर रहा है और बिजनेस का कार्य भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको होने वाली आय को फिर दो भागों में बांटा जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम। अब एसएससी के द्वारा जो एग्रीकल्चर इनकम है, पहले हम उसकी गणना करते हैं, कैसे करेंगे। तो एग्रीकल्चर इनकम की गणना करने के लिए हम ये देखेंगे कि जितना प्रोडक्ट उसने खुद ने उगाया और उसको अपने बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ किया, तो उस प्रोडक्ट की मार्केट की वैल्यू क्या है। तो जैसे आप देखेंगे, मैंने कैलकुलेशन का बताया, एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल के रूप में जो आपने कृषि उत्पाद या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रयोग किया है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। उसमें से आप क्या करेंगे, उस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जिसको आपने यूज़ किया है, उसको प्रोडक्ट करने की आपकी प्रोडक्शन की या कल्टीवेशन के एक्सपेंडिचर कितने हैं। ठीक है, तो उसके जो कल्टीवेशन एक्सपेंसेस है उसको घटा दीजिए, तो बैलेंस इनकम जो होगी वो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम होगी, शुद्ध कृषि आय। तो ये इस प्रकार से आप शुद्ध आय कृषि आय निकाल लेंगे। अब आपको यदि क्वेश्चन में टोटल उसकी इनकम दी हुई है कि टोटल इनकम उसने इतनी अर्जित की, तो उसमें से आप ये कृषि आय इस तरीके से कैलकुलेट करके घटा देंगे, और बैलेंस इनकम जो बचेगी वो आपकी बिजनेस इनकम बचेगी, और उसके ऊपर करदाता को व्यवसाय में पैसे से आय शीर्षक में टैक्स देना होगा।